गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेनी पीडिया स्किल्स की इस रैपिड एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि पता है कि हम लोग जुडिशरी से हमने स्टार्ट करा था और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि भाई जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस हो सके वो सारे हम शॉर्ट स्पैन में कवर कर पाए। ठीक है, हमारी इस सीरीज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है। इसके बाद अगर आपने ऑलरेडी जो है जुडिशरी टॉपिक कवर करा हुआ है तो इसके बाद आप देखिएगा, आप जुडिशरी का कोई भी टॉपिक उठाइएगा, कोई भी पेपर उठाएगा, उसका एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, देयर विल बी अ चांसेस कि हाँ 5-10% आप ना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्टिकल, जैसे अब हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा डेटा मांगते हैं, है ना। तो वो डेटा बेशक हो सकता है कि हम ना को ऑब्जेक्ट कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें हम यहाँ से कवर कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी जुडिशरी की सीरीज। एंड काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से कर लिए थे। लाइक लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 56 वी डन, 61 वी डन, 64, लाइक सो टिल क्वेश्चन नंबर 64 हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ से सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन 65। एंड बस आप इस पे थोड़ा सा बस रखना कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, बाकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि हर क्वेश्चन को कैसे कराया जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर जैसे मुझसे पहले अगर आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो या फिर उसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि मेरे को भी पता लगे कि लेवल क्या है, ताकि मैं रैपिड पीवाईक्यू सीरीज को उस वे में लेके चल सकूं। तो स्टार्ट करते हैं कि विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। चलो फिर से सुप्रीम कोर्ट की बात, भाई सुप्रीम कोर्ट ही खत्म नहीं हो रहा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। आई गेस सेम क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था। आप देखो कि क्वेश्चन सेम होगा, बस उसकी वर्डिंग्स बदल जाएंगी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएंगी इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन, दे आर प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली पहली चीज, जब उनके पास टेन्योर की सिक्योरिटी होगी तभी तो वो काम कर पाएंगे। जब उन्हें पता है कि उन्हें 2 साल बाद रिटायर ही मतलब उन्हें हटा ही देंगे, तो वो काम कैसे करेंगे। वो तो ये सोचा कि भाई 2 साल काम करते हैं फिर चले जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। सेकंड है, दे हैव फ्रीडम टू अपॉइंट देयर ओन। एग्जैक्टली, जो चीफ जस्टिस हैं हमारे इंडिया के, वो अपनी मर्जी से अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सजेशंस मैंडेटरी होंगे लेकिन बिना एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के वो अपने स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। तो ये चीज भी हमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने में मदद करता है, मतलब कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उसके पॉइंट से बियॉन्ड रखने में। इट्स jurisdiction कैन नॉट बी curtailed by parliament। एग्जैक्टली, अगर कोई भी जुरिस्डिक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको पार्लियामेंट में नहीं घसीटा जा सकता ऐसी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने में बहुत मदद करता है। लास्ट पॉइंट हम बात करें तो देयर सैलरीज कैन नॉट बी curtailed ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसा तो कुछ बड़ा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमने देखा कि इसके हमारे पास 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन सही थे, तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ जिसमें 1, 2 एंड 3 तीनों मेंशन है। राइट, आई होप समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली है क्या, कैसे उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेनर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, ये सारी चीजें हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि कैसे वो अपने स्टाफ को अपॉइंट करता है, कैसे ये सब चीजें। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। देखें, पहले देख तो लें एग्जैक्ट क्या है। और 1, 2 एंड 4 फिर से चार स्टेटमेंट्स हमें दे दी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये जो चार स्टेटमेंट दी हैं ये किस चीज से रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस बार उसके jurisdiction से रिलेटेड है। हर पॉइंट पे फोकस ज्यादा रखना, लाइक एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसने बोला कि jurisdiction से रिलेटेड, jurisdiction को रेफरेंस में रखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलो देखते हैं, स्टार्ट हैं पहले ऑप्शन से।
When dispute arises between the center and one or more state, क्या हमने ओरिजिनल jurisdiction नहीं पढ़ा, तो ये हो जाएगा हमारा उसका पार्ट, इसीलिए हमारी स्टेटमेंट वन हो जाएगी बिल्कुल सही। When dispute arises between two or more state, भी तो स्टेट वर्सेस स्टेट भी तो ओरिजिनल jurisdiction का पार्ट है, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी बिल्कुल सही। तीसरी स्टेटमेंट, व्हेन इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई जब फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करते हैं ना, तो वो रिट जुरिस्डिक्शन में आता है, ना कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। व्हेन अ डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट, हमने पढ़ा था जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट हो, उसको एक्सक्लूड करा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारी स्टेटमेंट सही कौन सी है, सिर्फ टू देखो ऑप्शन में कहीं 1 और 2 दिख रहा है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हाँ हमारा ई ऑप्शन फिर से सही है, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा ना कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन की बात करी गई है, रिट जुरिस्डिक्शन की बात नहीं है, एक्सक्लूजन्स की बात नहीं है। तो ये सारा हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो भाई सही पूछा है, सही कौन सी है। अबाउट द सुप्रीम कोर्ट पावर टू रिव्यू अंडर आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 137 है, वो सुप्रीम कोर्ट मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 137 है, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है जजमेंट्स और ऑर्डर्स को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अच्छा, इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, इट कैन एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ ओनली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से आई गेस रिपीट हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था। अरे भाई स्टेट गवर्नमेंट को भी तो करे, अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर आएगा तो उसे भी तो देखेगा ना ये। तो ये स्टेटमेंट तो पढ़ते सारी ही गलत हो गई। इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर, भाई आर्टिकल 137 इसी से रिलेटेड तो कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट और अपने ही ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी हमारी सही हो जाएगी। और अगर आपको मान लो आपको रिव्यू पिटीशन डालनी है, तो उसका टाइम फ्रेम मैंने आपको एग्जैक्टली पहले बताया था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका टाइम फ्रेम था 30 डेज प्रायर। और हाँ, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई कुछ इमरजेंसी रही हो जिस कंडीशन को आप स्ट्रॉन्ग जस्टिफाई कर सको, उसमें ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आंसर सही, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 68 पे आते हैं, 68 68 68 ये रहा। तो अब स्टार्ट हो गया यहाँ से हाई कोर्ट, ठीक है। अब बहुत पढ़ लिया हमने सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खेल लिए, अब खेल लेते हैं थोड़ा हाई कोर्ट, है ना, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, राइट। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, आई एम डैम श्योर कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए जुडिशियरी से रिलेटेड, यूपीएससी हो एसएल हो, आप इजीली उसको टैकल डाउन कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 कहता क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉलेजियम सिस्टम, जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर प्रोसेसेस। चलो ठीक है भाई, हमें पढ़ा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है। द कॉलेजियम सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस, ऐसा कहाँ पढ़ा था भाई, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा हमने। तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अ टाइम लिमिट टू प्रोसेस नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो हाँ, ये जो टाइम लिमिट दिया वो बिल्कुल सही है। ये आपने अगर टाइम लिमिट पढ़ी होगी तो एमओपी में ये लिखा गया है कि 4 का टाइम मंथ पीरियड दे दिया गया, क्योंकि वैकेंसीज में हमें काफी कुछ देखने को मिल रहा था, तो वो जो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया ये अप टू 4 मंथ। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी सही, ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली करेक्ट ही पूछा है उसने, तो करेक्ट है हमारा खाली 2। आई होप समझ में आया होगा।
जुडिशियल अपॉइंटमेंट से। फिर आता है जुडिशियल फेडरलिज्म। चलो जी, जुडिशियल फेडरलिज्म भी देख लेते हैं। जुडिशियल फेडरलिज्म का पहला ऑप्शन है अ जुडिशियल सिस्टम इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू सुपरवाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं, ना कि जुडिशियल फेडरलिज्म। अ जुडिशियल सिस्टम with a federal court that can transfer cases at its discretion from subordinate court to itself, इसको जुडिशियल फेडरलिज्म कहते हैं। नहीं तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, और ये फीचर भी किसका पार्ट है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का। तो बात करते थे, देखो दोनों ही ऑप्शन हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी से आ गए। अब हमारे पास बची 50 की लाइफ लाइन, तो यूज कर लेते हैं। अ जुडिशियल सिस्टम वेयर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था, ये बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रिसेंट वाले क्वेश्चन में हमने देखा a judicial system where the federal court and the state high court are equal in powers and jurisdictional supremacy। Exactly, जब हम बात कर रहे हैं जुडिशियल फेडरलिज्म की, तो वो यही तो मतलब होता है। उसका मतलब क्या है कि फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट, उनकी पावर इक्वल है। ठीक है, और जुरिस्डिक्टरी सुप्रीमेसी है उनके पास। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम डी पे ना भी जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। A judicial system where both the federal court and state court can pronounce judgment on matter। अरे भाई, ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का पार्ट हो गया। तो देखो हमारे तीन ऑप्शन इंटीग्रेटेड जुडिशरी के थे और एक ही ऑप्शन था हमारा जो कि जुडिशियल फेडरलिज्म को एग्जैक्ट वे में डिफाइन कर रहा था। एंड फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा सी इसका। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। अरे जल्दी जल्दी उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, फोकस करना इस नोट वर्ड पे, विच वन अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को पढ़ा, वैसे ही देखते हैं हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट क्या नहीं है। तो उल्टा स्टार्ट करें तो हमारा सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड अ स्टेट इन्वॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ लीगल राइट। तो भाई ये तो पार्ट है और उसने पूछा है नोट अ पार्ट, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, क्या हमने नहीं पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226? तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बात करते हैं रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड, क्या हमने नहीं पढ़ा आर्टिकल 225? हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है ओवर मैटर्स एज पर आर्टिकल 225। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब तो बस हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन, डिसीजन ऑन इलेक्शन पिटीशंस, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। राइट, अगर हमें नहीं भी पता ना कि इस ऑप्शन से मतलब क्या है और हम इन तीन ऑप्शन को क्लासिफाई कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हाँ, अब हम फंसेंगे कहाँ पे? अगर एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा ओनली वन, ओनली टू, नन ऑफ अबव, अब हमारे लिए ये ऑप्शन जानना भी काफी जरूरी हो जाएगा। तो हर ऑप्शन को डिटेल में पढ़ने की डालो। रेवेन्यू मैटर आर्टिकल से लिंक करने की कोशिश करना। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम्स में बैठ रहे हो, वहाँ पे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सीएससी की, वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता। वहाँ पे अगर आपको पता है तो काफी अच्छी बात है, आप अपने आंसर को एलेबोरेट कर सकते हो मेंस में। लेकिन इसी जैसे एग्जाम में क्योंकि वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो आर्टिकल्स पे फोकस रखना था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउंड करने की कोशिश करते हैं, 5-6 क्वेश्चन और, बोर नहीं होना है। लाइक वी आर गेनिंग समथिंग। So consider the following statement with respect to the appointment of judges in High Court। हाई कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में
हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है जी, पढ़ते हैं। एडिशनल जजेस कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। भाई जो एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जाए, आपने ऊपर भी ये क्वेश्चन ऐसा देखा था कि उनका जो टेम्परेरी पीरियड है वो 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी बिल्कुल सही। सेकेंड है, गवर्नर कैन अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एक्ट। अरे भाई गवर्नर कहाँ से आ गया, प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो हमारी स्टेटमेंट टू तो गलत हो गई। अब जहां जहां टू दिखे वो काट दो। अब बची हमारे पास 50-50 की लाइफ लाइन। अच्छा उनने करेक्ट ही पूछा है ना, तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो जहां वन है दोनों में ही वन है। अब बात कर ले थर्ड स्टेटमेंट की। A retired judge of High Court can be appointed by governor only with the consent of president। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा है गलत। देखो कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बना दिया यहाँ पे इन्होंने। भाई किसी भी टाइम पे अगर हम बात करें, जो चीफ जैसे हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, वो रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आप उस हाई कोर्ट में आओ, उस हाई कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस जो हैं उनको रिजोल्व करने के लिए, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा। सेम स्टेटमेंट यहाँ पे है, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट वाले रूल जो है इसने खत्म कर दिया। ठीक है, ये काम गवर्नर नहीं करता है, ये काम कौन करता है? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसल्ट करेगा, मतलब कंसेंट लेगा, प्रायर अप्रूवल लेगा प्रेसिडेंट से, और वो उसको अपॉइंट कर सकता है, ना कि गवर्नर। ये जो गवर्नर वाला पार्ट है, इसने हमें दोनों जगह कंफ्यूज करने के लिए डाला गया, और ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट गलत। तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राइट। एक चीज और देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ पढ़ते पढ़ते ही हाई कोर्ट के जजेस का भी ध्यान रखें। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के आप प्रोविजंस पढ़ रहे हो, ठीक साथ में अगर आप हाई कोर्ट के पढ़ोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप वहाँ पे, तो आपके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा वहाँ पे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। विद रेफरेंस टू दी, चलो एक पैसा देख लेते हैं अब। ठीक है, कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। विद रेफरेंस टू दी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ अ हाई कोर्ट जज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ने पूछा है मुझसे करेक्ट कौन सी है, चलो देखते हैं। दी सैलरीज and allowances of a judge of high court are determined from time to time by state legislature। ये कब से आ गया? आई चाहे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनकी सैलरीज पार्लियामेंट से डिसाइड होती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर से। ठीक है, तो ये हो गया। और ये आर्टिकल में मेंशन है 221, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 221 है, वो सैलरीज एंड अलाउंसेस के साथ डील करता है। तो ये हमारा गलत हो गया, और उसने आंसर में पूछा है करेक्ट। अच्छा सिर्फ दो ही ऑप्शन सही है तो हमारे लिए इजी हो गया। तो बोथ 1 और 2 तो आप ऑप्शन नहीं सकता हमारा। अभी भी 50-50 की लाइफ लाइन नहीं आई, करेक्ट आंसर पूछा है। 50-50 की आ तो गई, पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचे या तो दोनों ही गलत होंगे या सही होगा। तो देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन है their salaries cannot be valued to their disadvantages after their appointment under under any circumstances। भाई वेरी करी जा सकती है एक्सेप्ट, मतलब नॉर्मली तो वेरी नहीं होंगी, लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन है। उसने लिख दिया यहाँ पे अंडर एनी, इस वर्ड को करो एनी। ठीक है, एनी का मतलब हो गया कुछ भी हो जाए, चाहे ऐसा थोड़ी हो तुम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे रहे हो हमें। हमें पता है, हमें बेवकूफ मत बनाओ। एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो उनकी जो सैलरीज है, उनकी जो अलाउंसेस है, उनको वेरी करा जा सकता है उनके अपॉइंटमेंट के बाद भी। ठीक है, ये हाई कोर्ट का प्रोविजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी। टिक कर दिया करो बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, क्वेश्चन 73 कह रहा है विद रेफरेंस टू द रिट जुरिस्डिक्शन। चलो जी देख लेते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन भी देख लेते हैं क्या है। ऑफ द हाई कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ऐसा कहां लिखा है?
कि भाई सिर्फ अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक ही रिट को इशू कर सकता है, ऐसा तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अपने टेरिटरी के बाहर भी ये रिट इशू कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो जाएगी गलत। उसने पूछा क्या है, करेक्ट। अगर स्टेटमेंट वन हमारी गलत है तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भी गया। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, जो कि है द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये जो 1997 में चंद्र कुमार केस हुआ था, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था सेम बात, कि भाई जो चंद्र कुमार केस 1997 में हुआ था, उसमें बताया गया था कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगी बिल्कुल सही। तो नीदर 1 और 2 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। इस बात करी गई है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। चलो जी पढ़ लेते हैं थोड़ा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। हैज द पावर टू सुपरिंटेंड ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो ये तो भाई ऑप्शन मतलब कि ये तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस हैं। देखो, ओवर ऑल कोर्ट बोल दिया ना, ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल बोल दिया उसने। लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, वो एक्सेप्शन रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप उसके डिसीजन को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। सेकंड है, हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तो पनिश कर ही सकता है, या तो सिंपल इम्प्रिजमेंट देगा या फाइन देगा या फिर नई चीजें दे सकता है। डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। ज्यादातर जो सिविल मैटर होते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू पे बेस्ड होते हैं, और क्रिमिनल मैटर फाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों से रिलेटेड। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि सिविल मैटर खाली मॉनेटरी वैल्यू से, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, खाली मॉनेटरी वैल्यू नहीं बोला, उसमें भी इम्प्रिजमेंट हो सकती है। स्टेटमेंट 3, हैज द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इन ऑल जजमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, हाई कोर्ट के पास भी तो पावर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पावर है, पास पावर है कि अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने की। ठीक है, अपने ही जजमेंट, अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने की हाई कोर्ट के पास भी पावर है, जैसे सेम सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी। एंड ऑप्शन है हमारा 2 और 3, कहीं देखने को मिल रहा है बी, आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अच्छा, एक चीज और, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल कर देता हूँ, कंफ्यूजन होगी इसमें काफी लोगों को, कि जो ये पावर है रिव्यू करने की अपने जजमेंट को, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है हाई कोर्ट को? क्योंकि ऊपर एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, और मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने की। लेकिन क्वेश्चन में उसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट भी अपने पावर को रिव्यू कर सकता है। लेकिन याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लिखा है। तो कंफ्यूज मत हो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 करता है कि विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। भाई तुमने सैलरी भी दे दी, तुमने उसे अपॉइंट भी करा दिया, तुमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी पूछ लिया, अब भाई उनको रिमूव तो कर दो। चलो कर देते हैं रिमूव। The president can issue the removal order of a judge only after the address of state legislature has been presented to him in the same session। ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा, आर्टिकल 124 क्लोज 4 याद करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। इनका इम्पीचमेंट सिर्फ ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, वैकेंसीज, इन सारी चीजों पे हो सकता है, इनकैपेसिटी वगैरह। सेकंड है तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगी, उसने करेक्ट पूछा है तो 1 ऑप्शन गलत हो जाएगा, बोथ 1 और 2 गलत हो जाएगा। अब हमारे पास फिर से है 50-50 की लाइफ लाइन। सेकंड है द कमिटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस शुड कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बिल्कुल, चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस होंगे देखो, एक तो इसमें सीजे ही होते हैं इसका में, एक होते हैं सीजे।
और इसके साथ साथ होता है डिस्टिंग्विश जूरीज। ये 3 लोगों की कमिटी बनाई होती है। तो कमिटी जो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी उसमें सीजे होंगे, एग्जैक्टली होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ओनली हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, अच्छी क्लास, काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुप्रीम कोर्ट के उस बोरियत से लेक्चर से हम फ्री होके हम हाई कोर्ट के अब इंटरेस्टिंग से पार्ट पे आ गए। तो अभी कुछ टाइम तक हमें ये सारी बहुत अच्छी लगेंगी। जस्ट एक सजेशन रहेगा, सारी चीजों को रिव्यू करना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड बाकी हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।